हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरओ का लेसन नंबर 4 विदाई संभाषण, जिसके लेखक हैं बालमुकुंद गुप्त। और इसमें एक संभाषण है, चर्चित व्यंग्य है, जो बालमुकुंद गुप्त के एक चर्चित व्यंग्य कृति है शिव शंभू के चिट्ठे। उसमें से लिया गया है। इसमें जब ये लिखा गया तो उस समय भारत में अंग्रेज़ों का शासन था और शिव शंभू के चिट्ठे नामक एक व्यंग्यात्मक रचना के माध्यम से बालमुकुंद गुप्त ने वायसराय लॉर्ड कर्जन, जो 2 बार वायसराय रहे थे, तो उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन के अंतर्गत भारतीय लोगों की स्थिति का खुलासा किया है, वर्णन किया है कि उनके शासनकाल में बहुत सारे विकास के कार्य हुए, नए नए आयोगों को बनाए गए, परंतु उनका एक ही उद्देश्य था, यानी कि लॉर्ड कर्जन के माध्यम से, कि हमारा एक ही उद्देश्य था कि गौरव का वर्चस्व स्थापित करना, यानी कि उनको बहुत उच्च पदों पे आसीन करना और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोगों का शोषण करना और अंग्रेज़ों के हित में इसका सर्वोत्तम उपयोग करना। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम इस लेखक बालमुकुंद गुप्त के बारे में, उनकी इस रचना का क्या उद्देश्य है, कहाँ उनका जन्म और कहाँ उनकी मृत्यु हुई, इस सब के बारे में हम इस लेसन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इस लेखक के बारे में। जैसा कि लिखा है, जो लिखना था वह लिखा गया। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो दिखावे का, ड्यूटी हमारे कर्तव्य है, उनका मुकाबला करें। तो ये शिव शंभू के चिट्ठे जो रचना है उसमें से लिखी गई लाइन है ये। तो बालमुकुंद गुप्त का जो विदाई संभाषण पाठ है, तो उससे पहले लेसन शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे इनके परिचय के बारे में, बालमुकुंद गुप्त के बारे में, कि कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ उनकी मृत्यु हुई, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं भारतीय हिंदी साहित्य के लिए लिखी, भारतीय हिंदी को क्या कुछ उन्होंने दिया, उसके बारे में। तो बालमुकुंद, इनका जन्म सन 1865 ग्राम गुडियानी, जिला रोहतक, हरियाणा, यानी कि हरियाणा में गुडियानी गांव के अंदर, जो जिला रोहतक के अंतर्गत आता है, 1865 में इनका जन्म हुआ। तो प्रमुख संपादन किया इन्होंने अखबार चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र, इन प्रमुख पत्रिकाओं का, समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन भी किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिव शंभू के चिट्ठे, दूसरा है चिट्ठे और खत, और एक और है खेल तमाशा।
और इनकी मृत्यु हुई सन 1907 में। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो बताई गई हैं, शिव शंभू के चिट्ठे और खत और तीसरी है खेल तमाशा। तो आज जो हम पढ़ेंगे, जो इस लेसन में विदाई संभाषण है, विदाई का जो भाषण दिया गया है अंग्रेज़ वायसराय कर्जन द्वारा, तो वो शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है और एक व्यंग्यात्मक कृति है, एक व्यंग्यात्मक रचना है इनकी। उसमें व्यंग्य कसे गए हैं भारतीय लोगों पे, किस प्रकार भारतीय लोग थे और किस प्रकार वो अंग्रेज़ों के अधीन रहे और किस प्रकार अंग्रेज़ों ने उनका शोषण किया और अपने स्वार्थ को पूरा किया। तो अब है उनकी शिक्षा से संबंधित भूपत जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। जो उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई वो उर्दू माध्यम में हुई थी और बाद में उन्होंने हिंदी सीखी और बाद में उन्होंने हिंदी भाषा भी सीखी। विधिवत शिक्षा मिडिल तक प्राप्त की। जो विधिवत शिक्षा थी नीति नियमों से संबंधित, यानी कि सही तरीके से, तो उन्होंने वो जो शिक्षा थी मिडिल तक ही प्राप्त की, मगर स्वाध्याय से, यानी कि स्वयं के अध्ययन से, सेल्फ स्टडी से, सेल्फ अध्ययन से काफ़ी ज्ञान अर्जित किया, काफ़ी कुछ उन्होंने हासिल किया, प्राप्त किया। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को, वे खड़ी बोली यानी कि जो हिंदी है उसको खड़ी बोली के नाम से जाना जाता है, जो शोर सैनी भ्रंश से ली गई है। वे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से एक थे। यानी कि हिंदी साहित्य को स्थापित करना, आधुनिक जो हिंदी साहित्य है उसको स्थापित करना और खड़ी बोली को स्थापित करना, इन लेखकों में से वो एक थे। यानी कि इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को और आधुनिक हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। यानी कि बहुत कम पढ़े हुए थे, उसके बावजूद भी स्वाध्याय से उन्होंने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया, यानी कि अपने आप को शिक्षित किया, इस लायक बनाया कि वो खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को कुछ दे सकें। और इसी के बल पे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य को स्थापित करने वाले लेखकों में से उन्हें गिना जाता है। उन्हें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में भी देखा जाता है। यानी कि देखो, इतनी कम शिक्षा होने के बावजूद भी उन्हें जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग है उसके बीच की एक कड़ी के रूप में देखा जाता है। यानी कि इन दोनों युगों को जोड़ने वाले कवि लेखक के रूप में उनको जाना जाता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि बहुत ही महान विद्वान थे और हिंदी साहित्य को उच्च स्तर की ओर ले जाने में भी इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। आगे है बालमुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के। राष्ट्रीय नवजागरण एक पत्रिका थी, उसके सक्रिय पत्रकार थे। सक्रिय यानी कि बड़े क्रियाशील थे, बड़े एक्टिव रहते थे, बड़े ही सजग, सचेत, जागरूक पत्रकार थे। उस दौर के अन्य पत्रकारों की तरह वे भी साहित्य सृजन में सक्रिय रहे। साहित्य सृजन करना यानी कि साहित्य को लिखना, इस क्षेत्र में वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे। यानी कि जिस प्रकार उस दौर में इनके समकालीन जो अन्य पत्रकार थे वो भी साहित्य सृजन में सक्रिय रहे और इन्होंने भी साहित्य सृजन में बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रूप से भूमिका अपनी निभाई, भूमिका को निभाया, अपने काम को बखूबी इन्होंने अंजाम दिया। पत्रकारिता उनके लिए स्वाधीनता संग्राम का हथियार थी और पत्रकारिता थी इनके लिए स्वाधीनता संग्राम का अधिकार थी। स्वाधीनता संग्राम यानी कि स्वाधीनता के संग्राम के लिए, स्वाधीनता के लिए यानी कि आज़ादी की लड़ाई के लिए एक हथियार के रूप में इन्होंने पत्रकारिता को अपनाया। यानी कि पत्रकारिता
का मुख्य उद्देश्य था इनका पत्रकारिता के लिए, यानी कि स्वाधीनता संग्राम का हथियार, यानी कि वो पत्रकारिता थी स्वाधीनता संग्राम के लिए एक हथियार के रूप में काम में इन्होंने लिया। यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता पूरी तरह मौजूद थी, और यही कारण है कि उन्होंने जो लेखन किया उसमें निर्भीकता थी, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई डर उनकी लेखन प्रक्रिया में नहीं था, यानी कि बिना किसी डर के वो स्वतंत्र तरीके से, स्वतंत्रता से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण अंश वो लिखते थे। इसीलिए कहा भी गया है, यही कारण है कि उनके लेखन में निर्भीकता अर्थात निडरता की जो भावना थी पूरी तरह से मौजूद थी। साथ ही उसमें व्यंग्य विनोद का भी पुट दिखाई पड़ता है। व्यंग्य विनोद, व्यंग्य, कटाक्ष, विनोद, हंसी मजाक, ठिठोली कह सकते हैं। तो साथ ही साथ निर्भीकता के साथ साथ उनके जो रचना में व्यंग्य विनोद का पुट भी दिखाई पड़ता है, अर्थात कटाक्ष भी किए गए हैं और मजाक भी हास्यास्पद तरीके से भी उसको पेश किया गया है। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत की कुछ रचनाओं के अनुवाद भी किए। उन्होंने बांग्ला और संस्कृत, यानी कि बांग्ला भाषा की जो कुछ रचनाएं थी और कुछ संस्कृत भाषा की जो अच्छी रचनाएं थी उनके अनुवाद भी किए, उनको अनुदित किया। वे शब्दों के अद्भुत पारखी थे, यानी कि किसी भी नए शब्द को परखने में, उसका अर्थ समझने में, उसका प्रयोग करने में बड़े ही पारखी थे, बड़े ही पारंगत थे। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसादी से लंबी बहस की। अनस्थिरता शब्द की शुद्धता को लेकर उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की। इस तरह के अन्य अनेक शब्दों पर उन्होंने बहस चलाई, अर्थात भाषा को शुद्ध रूप देने का भी उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। आगे है विदाई संभाषण। विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित व्यंग्य कृति, यानी कि विदाई संभाषण उनकी एक रचना है। ये जो अंश जो आज पढ़ेंगे हम इस लेसन के माध्यम से, तो चर्चित व्यंग्य कृति थी उनकी एक शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे यानी कि उनकी रचनाएं हमने पढ़ी थी। शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो जो इस लेसन में है वो शिव शंभू के चिट्ठे नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध इनकी व्यंग्य कृति है, व्यंग्यात्मक रचना है, उसका एक अंश है, उसका एक हिस्सा है। यह पाठ वायसराय करजन जो 1899 से 1904 और 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, यानी कि अंग्रेज़ों का शासन था और वायसराय एक पद था। तो जो लॉर्ड कर्जन था, वायसराय कर्जन था, इसने 2 बार वायसराय का पद संभाला, यानी कि ये 2 बार वायसराय रहा। एक तो 1899 से 1904 और दूसरी बार 1904 से 1905 तक ये 2 बार वायसराय रहे हैं। तो यह पाठ वायसराय कर्जन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। भारतीय लोग थे, उनकी क्या स्थिति थी, उनका खुलासा करता है, उनका चित्रण करता है, उनका वर्णन प्रस्तुत करता है। कहने को उनके शासनकाल में विकास के बहुत सारे कार्य हुए। कहने को तो अगर देखा जाए, अगर काम की दृष्टि से देखा जाए तो कहते भी हैं कि उनके शासनकाल के दौरान, उनके राज के दौरान भारत में विकास के, उन्नति के बहुत सारे काम हुए, बहुत सारे कार्य हुए। नए नए आयोग बनाए गए, नए नए आयोगों का गठन किया गया, किंतु उन सब का उद्देश्य, किंतु
उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना और साथ ही इस देश के संसाधनों का अंग्रेज़ों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना था। देखो कितनी बढ़िया बात कही है कि उनका उद्देश्य था, उनके शासनकाल के दौरान बहुत से विकास के कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, यानी कि भारत में विकास कार्य भी खूब हुए, परंतु अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य, जो अंग्रेज़ थे, विदेशी लोग थे, उन अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज़ उनका यही था कि उनका वर्चस्व स्थापित हो, ज़्यादा से ज़्यादा गोरों की बात यहाँ चले, उनका स्वतंत्र रूप से राज वहाँ हो, और साथ ही साथ इस देश में जितने भी संसाधन हैं, जितने भी उपयोग की वस्तुएं हैं, जितनी भी उपयोगी वस्तुएं हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों के हित में, ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों के हित में नहीं, अंग्रेज़ों के हित में सर्वोत्तम, सबसे उत्तम उपयोग हो, अर्थात अंग्रेज़ लोग अच्छी से अच्छी वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वस्तुएं जो है अपने देश इंग्लैंड में लेकर जाए। यानी कि हर तरफ से उनका एक ही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका क्या किया जाए, शोषण किया जाए भारतीय लोगों का। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, वे सरकारी निरंकुशता यानी कि बिना नियंत्रण के पक्षधर थे, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता तक पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, और इसी लिहाज से, इसी वजह से, इसी कारण से लिहाजा उन्होंने जो प्रेस की स्वतंत्रता थी, जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता थी, उन पे भी प्रतिबंध लगा दिया, उन पे भी रोक लगा दी। अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्होंने देश विदेश दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा, और अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें देश विदेश दोनों ही जगह पे दोनों ही जगह उनको नीचा देखना पड़ा, और क्षुब्ध होकर, दुखी होकर, व्याकुल होकर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बड़े ही व्याकुल हुए इस बात से जब इनको काउंसिल में अपने मनपसंद के अंग्रेज सदस्य नियुक्त करने के मुद्दे पे नीचा देखना पड़ा, देशों और विदेशों दोनों जगह। तो इसी से क्षुब्ध होकर, मायूस होकर, निराश होकर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन दिया, और वापस इंग्लैंड चले गए, अपने देश वापस लौट गए। अब आगे है पाठ में भारतीयों की बेबसी, यानी कि जो भारतीय लोग थे वो बेबस थे, यानी कि उनका कोई बस नहीं चलता था। दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की गई है, और पाठ में जो भारतीयों की बेबसी है, जो इनके दुख हैं, जो इनकी लाचारी और मजबूरियां हैं, इनको व्यंग्यात्मक तरीके से, कटाक्षपूर्ण तरीके से या कटाक्षपूर्ण ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से, उसकी मजबूरी से जोड़ने की कोशिश की है, उसके साथ जोड़ने की कोशिश की है, उसको साथ एक जैसा करके दिखाने की कोशिश की गई है। साथ ही यह दिखाने की कोशिश की गई है कि शासन के आतताई रूप से, यानी कि जो शासन था वो बड़ा आतंकवादी तरीके का था, यानी कि मनचाहा शासन था, रूप से हर किसी को कष्ट होता था। आतताई शासन से बड़े ही, यानी कि जो शासन का तरीका था वो शासन के अनुरूप नहीं होकर तानाशाह शासक था, इसीलिए शासन के आतताई रूप से हर किसी को क्या होता था, कष्ट होता था, परेशानी होती थी, चाहे वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय, यानी कि दोनों को परेशानी होती थी, चाहे वह सामान्य जनता हो, आम जनता हो, चाहे वह क्या हो, लॉर्ड कर्जन जैसा वायसराय हो। यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है, यह उस समय लिखा गया गद्य का नमूना है जब प्रेस पर, समाचार पत्रों पे पाबंदी का दौर चल रहा था, यानी कि उनको पाबंद कर दिया गया था, उन पे रोक लगा दी गई थी। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, मजाक प्रियता
चुलबुलापन, नटखटपन, संजीदगी, नवीन भाषाओं का प्रयोग, नवीन भाषा का प्रयोग, नई भाषा का प्रयोग एवं रवानगी के साथ, रवानगी यानी कि उनमें प्रवाह के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का भी नमूना है। तो ये था बाल मुकुंद गुप्त के बारे में और इस पाठ से संबंधित कि इस पाठ में क्या कुछ है। तो आगे इसमें लेसन है विदाई संभाषण, तो इसको हम पढ़ेंगे कल। तो इसमें से आपको क्वेश्चन करने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 लिखोगे आप, विदाई संभाषण के लेखक बाल मुकुंद गुप्त का परिचय लिखो। साथ में इसको याद भी करना है बढ़िया तरीके से। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।